नमस्कार साथियों। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक ना। उसके अंतर्गत हम लोग जो है विश्व के मानचित्र पढ़े और विश्व के महाद्वीपों को पढ़े। फिर हमने विश्व के पर्वत, विश्व के पठार आदि एक तरह से सीरीज करके हम चला रहे हैं, ठीक ना। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है वर्ल्ड डिजर्ट, ठीक ना, विश्व का मरुस्थल। तो आज हम लोग विश्व के मरुस्थलों के बारे में कुछ जानने वाले हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ है और किस तरह का मरुस्थल है। तो इससे पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया हूँ कि मरुस्थल जो है कितने प्रकार के होते हैं और किन परिस्थितियों में और किन कारणों के प्रभाव से मरुस्थलों का निर्माण होता है, ठीक ना। यह मरुस्थल किन स्थितियों में बनते हैं और किन क्षेत्र में इनका विकास हुआ है, ठीक ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि मरुस्थल जो है वो कौन से कहाँ है और किस प्रकार का मरुस्थल है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये विश्व मानचित्र है और इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक ना। तो ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ये जो आप विश्व मानचित्र में लाल डॉट जो आप देख रहे हैं बिंदी, ये हमने मरुस्थलों को इंडिकेट किया है, ठीक ना। तो ये सब मरुस्थलों का इंडिकेशन है। मरुस्थलों के बारे में बताने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मरुस्थल क्या है। मतलब कि मरुस्थलों को निर्धारित करने की एक मान्यता है और एक सीमा निर्धारित किया गया है, वो वर्षा को लेकर के है, ठीक ना। तो वर्षा क्या है कि किसी भी क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा है वो अगर 25 सेंटीमीटर से कम या 25 सेंटीमीटर तक या 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा जिस क्षेत्र में होती है वो मरुस्थलों की श्रेणी में वो क्षेत्र आता है, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा की जो निर्भरता है वो कुछ कारण है जिस पर वर्षा निर्भर करती है, जिनमें अगर हम देखें तो एक तो होते हैं जो महाद्वीपों का विस्तार है वो किस प्रकार का है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार, जो कोई महाद्वीप है उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। और दूसरी बात कि समुद्र से जो महाद्वीप है उसकी आंतरिक दूरी या समुद्र से दूरी उसकी कितनी है, ठीक। और दूसरा हवाओं की दिशा क्या है, और अक्षांश हो गया, और एक होता है पर्वत, यानी पर्वत या फिर धरातल। तो धरातल जो है, धरातल की बनावट क्या है, ठीक ना। तो ये सब कारण है जो वर्षा को प्रभावित करती है, वर्षा को निर्धारित करती है और वर्षा को प्रभावित करती है, ठीक ना। तो उसी के आधार पे विश्व में मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे मैं मोटा मोटी बता देना चाहूँगा कि जैसे आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के ये जो मैप में ऊपर होता है, ऊपर साइड में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर बाएं साइड में आप पश्चिम और दाएं साइड में क्या होता है, पूरब होता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो पूरब में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रेणी है, ठीक ना। तो इस पर्वत श्रेणी के पूरब में अधिक वर्षा होती है और इसके पश्चिम में वर्षा कम होती है। कारण क्या है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से जो हवाएं चलती है वो इस धरातलीय बनावट जो है, पर्वत ऊंचा है, उससे हवाएं टकरा करके और सारी नमी अपनी पर्वत के उस पार ही छोड़ देती है, और इस पार क्या होता है, बारिश घटती जाती है। तो यहाँ पे क्या है, धरातल का बनावट है। दूसरा हवाओं की दिशा है, हवाएं इधर को चलती है, और समुद्र में इधर का समुद्र जो है ऑस्ट्रेलिया के पूरब में वो समुद्र गर्म है, और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम पे ठंडी जलधारा चलती है, तो इधर का समुद्र ठंडा है। तो गर्म क्षेत्र में जो गर्म समुद्री क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या है कि हवाओं से वाष्पीकरण होता है, और हवा जो है वो नमी ग्रहण करती है, और हवा में जब नमी ग्रहण करेगी तो वो जब आगे बढ़ेगी और उसमें जब कोई अवरोध आएगा, पर्वत या फिर धरातलीय बनावट कुछ ऐसा,
तो जब हवाएं अवरोध के कारण वो अपनी नमी छोड़ देती है, तो ये कारण होता है जो हवाओं की दिशा और स्थल का विन्यास, यानी कि धरातल कैसा है, पर्वतों का उसमें डायरेक्शन कैसा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्ट है, जो आपको जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको ये बताएंगे, इससे संबंधित जो है वर्षा को प्रभावित करने वाले कारण और वर्षा की जो मात्रा है वो कैसे प्रभावित होती है धरातलीय बनावट से, अक्षांशीय दूरी से और समुद्र से दूरी से, ठीक ना। तो ये बहुत सारा है, उसे हम बाद में विस्तृत तरीके से जानेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह मकर रेखा और यह कर्क रेखा। तो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि मरुस्थलों का विकास वहाँ हुआ है जहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, और उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहाँ होता है, लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है, जहाँ हवाएं नीचे उतरती है ठंडी होकर के। तो इस बीच वाले भाग में तापमान गर्म, मतलब ज़्यादा तापमान होने के चलते वायु गर्म होती है और ऊपर उठती है, ऊपर उठ के ठंडी होती है, फिर इस 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्र में इसके बाद क्या होती है कि हवाएं नीचे उतरती है। तो जहाँ हवाएं नीचे उतरती हैं वहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती। तो इन्हीं क्षेत्र में मरुस्थलों का विकास अधिकतर पाया जाता है। आप पाएंगे कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास मरुस्थल ना के बराबर पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप एकाध है, और उसका कारण क्या है, वही स्थाकृति का फिर बनावट, या फिर रेन शेडो क्षेत्र में पड़ता हो, या तो फिर क्या है कि रेन शेडो क्षेत्र, या फिर वो आंतरिक भाग में हो जो समुद्र से बहुत दूर हो, और या फिर हवाओं की दिशा। इन बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनके चलते मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो अधिकांश देखा गया है कि इन विषुवत रेखीय क्षेत्र में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ साल भर वर्षा का क्षेत्र होता है, और जैसे जैसे इससे हम दूर जाते हैं क्या है कि हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये थे मरुस्थलों से संबंधित कुछ जानकारी जो हम आपके साथ साझा किए। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। आइए अब शुरू करते हैं, मरुस्थलों के बारे में जानते हैं कौन मरुस्थल कहाँ है। तो हम शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो मरुस्थल है यह है आपका ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, ठीक है। ग्रेट बेसिन का हमने पठार भी बताया था आपको। तो ग्रेट बेसिन जो पठार है एक तरह से मरुस्थली पठार है, वहाँ वो लगभग उसके अधिकतर क्षेत्र में मरुस्थल का विस्तार है। तो ये ग्रेट बेसिन पठार है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यह मोजावे, मोजावे, और यहाँ पे है चिहुआहुआन, ठीक है, और ये है आपका सोनेरम, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल हैं। और अब आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप देखें तो यह है अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पे आप देखें तो एंडीज पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला के पूरब में इधर से क्या है कि व्यापारिक पवनें चलती है, और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में, इस एंडीज के पूरब में बहुत अधिक बारिश होती है, जो कि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा क्या पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा वन जंगल कौन सा है, अमेजन। अमेजन का जंगल आप नाम सुने होंगे। तो अमेजन के जंगलों में एक वहाँ की मुख्य नदी भी है। कौन सी नदी है इसे आप बताएंगे। अमेजन के जंगल में वहाँ की एक मुख्य नदी कौन सी है जो यहाँ बहती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी कैसे है, लंबाई में बड़ी नदी नहीं है, लंबाई में सबसे बड़ी नदी तो नील नदी है विश्व की, अफ्रीका में, लेकिन ये इसका जल ग्रहण क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है। तो ये कौन सी नदी है इसे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजन का जंगल पाया जाता है, यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। तो इस
जो है एंडीज पर्वत के पश्चिम में ये जो हवाएं हैं ये पर्वत के पूरब में ही अपना सारा नमी छोड़ देती है और इधर वर्षा होती है, लेकिन जब पश्चिम में आती है तो एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है, ठीक ना। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन इसको बोला जाता है हिंदी में। इसका क्या होता है कि जब कोई जैसे पर्वत है, ठीक है, और जब हवा जो है जब उससे नमी वाली हवा जब उससे टकराती है, टकराकर पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर उठना चाहती है, ऊपर उठती है। जब हवा ऊपर उठती है तो क्षोभ मंडल में हवा जो है जब ऊपर उठती है तो तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाता है। तो जब हवाएं पर्वतों से टकराती है, टकरा करके ऊपर उठती है, तो जो उसमें नमी की मात्रा होती है वो पर्वतों के सहारे पर्वतीय ढाल पर सन्मुख भाग पे छोड़ देती है। कारण क्या होता है कि हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो वो ठंडी होंगी, और जब हवाएं ठंडी होंगी तो उसका जो अवशोषण की जो क्षमता होती है वो घटने लगती है। जब हवा गर्म होती है तो उस वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन जब हवा ठंडी होती है तो उसके वाष्प धारण करने की क्षमता घटती है। तो जो उसके अंदर नमी होती है जब वो ठंडी होने लगती है तो क्या होती है, उसकी नमी जल बूंदों के रूप में वो छोड़ देती है। लेकिन जब वो हवा पर्वत से जब नीचे उतरती है तो नीचे उतरने में क्या होता है कि हवा गर्म होती है नीचे उतरने में। जब हवा गर्म होगी तो उसकी जो है वाष्प सहन करने की क्षमता यानी कि वाष्प अवशोषित करने की क्षमता बढ़ने लगती है। तो उसमें जो थोड़ी बहुत नमी की मात्रा रह जाती है जब वो नीचे उतरती है तो उसका जो ताप है वो बढ़ने के कारण वो अपनी नमी नहीं छोड़ती और पर्वत विमुख ढाल पे पर्वत हवा के सामने वाले जो पर्वत के सामने जब हवा टकराती है तो पर्वत सम्मुख और उसके पीछे विमुख, तो पर्वतीय विमुख ढाल पे जो हवा है वो वर्षा नहीं कर पाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सेम वही चीज़ यहाँ पे होता है। एंडीज पर्वत के पूरब में हवाएं जो है अपनी नमी छोड़ देती है और इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, लेकिन जब पश्चिम में हवाएं उतरती है तो यहाँ पे इधर का क्षेत्र जो है सूखा रह जाता है, जिससे यहाँ पे अटाकामा जैसे मरुस्थल पाए जाते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे पीरू की ठंडी जलधारा चलती है, समुद्री जलधारा, पीरू की ठंडी जलधारा। तो जहाँ ठंडा समुद्र है वहाँ वाष्पीकरण नहीं होगा, समुद्र इधर का गर्म होता है। किसी भी महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र का समुद्र जो है वो गर्म होता है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र का समुद्र ठंडा होता है। तो ठंडे समुद्र में वाष्पीकरण नहीं होती है और गर्म समुद्र में वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं। फिर आप यहाँ पे देखें तो ये है पेंटागोनिया का मरुस्थल। एक चीज़ और बता दूं, अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और इसका जो एक खास जगह है उसका नाम है अरिका। अरिका जो है अटाकामा डेजर्ट के अंदर आने वाला विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है। शुष्कतम एकदम सूखा। यहाँ जो है वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक ना। तो अरिका जो है विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है अटाकामा मरुस्थल में। और ये कहाँ पड़ता है, चिली में। चिली देश है, इसका पश्चिमी किनारे पे चिली का विस्तार है। तो चिली में अटाकामा मरुस्थल है और यहाँ का अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है। उसके बाद हम आते हैं पेंटागोनिया मरुस्थल। यहाँ पे हमने आपको पेंटागोनिया का पठार भी बताया था और ये पेंटागोनिया का मरुस्थल भी है। ये क्या है, एक शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है क्या है, मरुस्थल की बात हुई। उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलों के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा।
सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। सहारा गर्म मरुस्थल है, ठीक है, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन गर्म मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर शीत मरुस्थल का बात आए तो शीत मरुस्थल क्या है? दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये शीत मरुस्थल है, यानी कि जो बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं, वहाँ भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, वहाँ भी वर्षा नहीं के बराबर होती है, वो हिमपात होता है, वो भी एकदम ड्राई शुष्क, जिसमें आपके बताया कपड़े भी गीले नहीं होते हैं, ठीक ना। तो ये जो है सहारा, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसके यहाँ पे बहती है कौन सी? नील नदी। यहाँ पे विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहती है, और यहाँ पे है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। तो इस जो नील नदी है, ये सहारा रेगिस्तान में बहते हुए उत्तर की तरफ जाकर के अपना जल गिराती है। इस नील नदी के सहारे अधिकांश जो है जनघनत्व पाया जाता है अफ्रीका में। यहाँ पे जल की उपलब्धता है और वनस्पति पाई जाती है। तो क्या है, इसीलिए नील जो है यहाँ पे मिस्र पड़ता है देश, मिस्र, सूडान, ठीक ना। तो नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। मिस्र की जीवन रेखा नील नदी, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इस नील नदी के पश्चिम में जो मरुस्थल है, इसे लीबियन डिजर्ट कहा जाता है। लीबियन डिजर्ट, लीबियन मरुस्थल या फिर लीबियन डिजर्ट, ठीक है। इस नील नदी के पूरब में यहाँ पे जो मरुस्थल है उसे नूबियन डिजर्ट कहते हैं। नूबियन मरुस्थल, ठीक है, ये नूबियन मरुस्थल और ये लीबियन डिजर्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले क्षेत्र में, इस सोमालिया के क्षेत्र में यहाँ पे एक छोटा सा मरुस्थल है, इसे सोमालियन डिजर्ट कहते हैं, सोमालिया का मरुस्थल। और अब नीचे आए तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो आप मरुस्थल देख रहे हैं, ये कौन सा मरुस्थल है? ये कालाहारी मरुस्थल है, जो कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ है। एक कौन सा है? बोत्सवाना, और एक नामीबिया, और एक दक्षिण अफ्रीका। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे नामीबिया है और यहाँ पे बोत्सवाना है, यहाँ पे बोत्सवाना है। तो इन 3 देशों में जो है कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। और कालाहारी जो मरुस्थल है, वहाँ की एक खास बात क्या है? वहाँ की एक प्रसिद्ध जो जानवर है वो कौन है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी है, ठीक ना। तो इस कालाहारी मरुस्थल की प्रसिद्ध और पाए जाने वाला एक पक्षी है शुतुरमुर्ग। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल के पश्चिम में देखें तो यहाँ पे आप तट के किनारे जो मरुस्थल देख रहे हैं, ये कौन सा मरुस्थल है? ये नामीब का मरुस्थल है। नामीबिया पड़ता है यहाँ पे, तो नामीबिया में कौन सा मरुस्थल? नामीब का मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, ये तटीय मरुस्थल का उदाहरण है, नामीब मरुस्थल। तो ये हुए अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। ये है अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप तो लगभग पूरा अरब प्रायद्वीप ही मरुस्थल है। तो ये अरेबियन डिजर्ट कहलाता है, अरेबियन डिजर्ट। इसके उत्तर में यहाँ पे सीरिया है, तो इसे सीरियन डिजर्ट कहते हैं, सीरियन डिजर्ट, ठीक है, ये सीरियन डिजर्ट हुआ। यहाँ पे आइए ईरान में 2 मरुस्थल है, एक है दस्त ए लूट और एक दस्त ए कबीर। दस्त ए लूट और
दस्त-ए-कबीर ये कहाँ के हैं? ईरान के मरुस्थल हैं। ठीक, फिर आप यहाँ पे आए तो ये कौन सा है? ये थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। और थार मरुस्थल की एक खास बात और है कि जो थार मरुस्थल है ये विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। कैसे? जो विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं वहाँ पे जनघनत्व तो कम पाया जाता है, लेकिन भारत का जो थार का मरुस्थल है यहाँ पे जनघनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि किस मरुस्थल में सबसे अधिक जनघनत्व पाया जाता है? तो ये किसमें? थार मरुस्थल में। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तारिम बेसिन में टकला-मकान या फिर टकला-मकान भी बोल सकते हैं, इसका नाम ही है टकला-मकान या तकला-मकान। फिर इसके उत्तर में यहाँ पे है गोबी का मरुस्थल, ये भी शीत मरुस्थल है या शुष्क शीतोष्ण मरुस्थल या शीत मरुस्थल भी बोल सकते हैं। ठंडा मरुस्थल है, ये भी ठंडा मरुस्थल है। और यहाँ पे आप दो मरुस्थल देख रहे हैं, एक है आपका एक है काजिलकुम और एक का क्या नाम है? कजाइलकुम। एक काजिलकुम और एक कजाइल, कुछ ऐसा ही है, देख लीजिएगा, इसका नाम हमें अभी थोड़ा नहीं ध्यान आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से, वैसे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आप देखें तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूरा रेगिस्तान ही है, जिसे पूरे को ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट कहते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का में जो मरुस्थल है उसे ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट कहते हैं। और इस ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट के अंतर्गत कौन कौन से मरुस्थल आते हैं वो आइए देखते हैं। यहाँ पे है तनामी, यहाँ पे है आपका ग्रेट सैंडी, फिर यह है आपका गिब्सन और यह है विक्टोरिया। तो ये हुए विश्व के कुछ खास मरुस्थल जो हमने आपको मैप के द्वारा बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ आप जब क्लास देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ आप अपना एटलस भी देखें, क्योंकि इन मरुस्थलों से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जैसे कौन सा उष्ण मरुस्थल है, कौन सा शीत मरुस्थल है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर आपका आते हैं कि मरुस्थलों का विकास जो है वो कथन और कारण के रूप में पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अधिकांश मरुस्थलों का विकास हुआ है। एक दे दिए कथन और दूसरा कारण दे देगा कि मरुस्थलों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराओं का विकास रहता है। तो ये कारण हो गया। तो अगर आपको जानकारी रहेगा तो आप इसे जो है आसानी से कर लेंगे कि कथन जो है वो कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है और दोनों सही है। तो इस प्रकार प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं आपसे। तो उम्मीद है कि ये क्लास करने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे मरुस्थलों से संबंधित। तो आगे जल्द ही हम अगले क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको साथ लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको क्लास पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।